शुक्रिया गुरमीत और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। क्या कहता है हरियाणा? दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जनता क्या कहती है और जनप्रतिनिधियों के क्या वायदे और दावे हैं, उनसे हम रूबरू आपको लगातार कराते रहे हैं। आपने हमारे खास शो देखा होगा चुनावी चौपाल। अब तक आपने देखा तमाम नेताओं के दावे वायदे, उसमें हूटिंगबाजी आपने देखी, नारेबाजी देखी, लेकिन ये इससे इतर है। क्या कहता है हरियाणा? हम एक नए अंदाज में अपना ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। एक नया क्लेवर आपको देखने को मिलेगा और इस नए अंदाज में दरअसल सब जिलों की पहचान होती है। कहीं औद्योगिक क्षेत्र के मायने में माना जाता है, कोई जिला खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मशहूर होता है, तो हरियाणा के हर जिले में कुछ ना कुछ खास बात है। लेकिन आज हम हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़। अगर फरीदाबाद जिले की बात करें तो सभी जानते हैं कि फरीदाबाद जिला औद्योगिक क्षेत्र में कभी टॉप हुआ करता था। मैं उस 80 के दशक की बात कर रहा हूं जब फरीदाबाद एशिया का हब हुआ करता था औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन वो पिछड़ गया। क्यों पिछड़ा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ तमाम उद्योगपति होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कभी हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी राजस्व देने वाला फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्यों पिछड़ गया औद्योगिक क्षेत्र में। यानी हम उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो व्यापारी हैं, उन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार उनके दुख दर्द क्या हैं और उन सरकारों से उन्हें क्या हाथ लगता है। क्या मायूसी हाथ लगती है या उन्हें कोई नीतियां उनके बेहतर धरातल पर नजर आती है? पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी जोगिंदर रावत है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि फरीदाबाद कभी टॉप पर हुआ करता था, लेकिन आप देखिए आज गुड़गांव टॉप पर चला गया और फरीदाबाद पीछे खिसक गया है। जोगिंदर, अगर बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में कभी टॉप हुआ करता था, सारी कंपनियां यहां पर हुआ करती थी। ज्यादातर जो विदेशी निवेशक थे वो चाहते थे कि फरीदाबाद में हम इन्वेस्ट करें यहां पर, और अक्सर ये देखा भी गया था कि जो लोग हैं वो नौकरी पाने के लिए ललायत होते थे कि अगर हमारे फरीदाबाद में कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब लग जाए। लेकिन वो सब चीजें बदल गई, उसके पीछे एक वजह क्या लगी आपको? देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद हमेशा से इंडस्ट्रीज के नाम में देश के अंदर मशहूर रहा है हमारा जिला, और यहाँ आज भी करीब 32,000 के आसपास हमारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें समस्याएं क्या होती हैं मेन, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने आ जाती है। यहाँ पर गैस इंडस्ट्रीज को जाती है, पीएनजी गैस का जो किया था वो अभी वहाँ पर उसके रेट हर महीने बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। और आईएमटी का पीछे सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए कहा कि आईएमटी वहाँ पर बनाई जाएगी। यहाँ काफ़ी सारी ज़मीन गाँवों की एक्वायर की गई हैं, लेकिन वो अभी प्रोजेक्ट अभी अधूरा ही पड़ा है। तो व्यापारियों को, उद्योगपतियों के काफ़ी सामने ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज फरीदाबाद पिछड़ता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार रोज फरीदाबाद में, मुख्यमंत्री जी कल भी फरीदाबाद के अंदर थे, इंडस्ट्रीज के बिना यहाँ से पत्ता नहीं हिलता कि सरकार का इंडस्ट्रीज के बिना वो सभी से मुलाकात करके जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं में कहीं ना कहीं सरकारें ढील छोड़ती हैं। और यही वजह है, दर्शकों को बता दें, यही वजह है, इतनी तमाम तरह की समस्या, और उसी की वजह से हमारा औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद पिछड़ गया। लेकिन क्यों पिछड़ा, क्यों मायूस है हमारे औद्योगिक घराने, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे और उद्योग जगत से भी हमारे साथ लोग जुड़े रहेंगे और व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन दर्शकों को बता दें कि एक बड़ा पहलू यहां पर है, आईएमटी की यहां पर स्थापना हो रही है, लेकिन वो अभी तक लग नहीं पाई है। यानी कई एकड़ में वो बन रही है, कई जमीनों की, कई गांव की जो जमीन है वो एक्वायर भी की गई है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आती है। पहले मैं आपको कुछ खास मेहमानों से रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता रहेंगे, बीजेपी के नेता हैं और आपको बता दें हरियाणा फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ ललित बंसल साहब हैं जो एनएलए के उम्मीदवार भी हैं और आपको बता दें कि वो व्यापारी भी रहे हैं। तो हम पहले दो मेहमान, हालांकि आपको ये कुर्सियां भी दिखा दें, ये कुर्सी इंतजार करिए शारदा राठौर का, लेकिन उनका तो खुद का ही पता नहीं है कहां जाएंगी, बीजेपी में रहेंगी, कांग्रेस में रहेंगी। और ये कुछ और मेहमान हैं हमारे साथ, उनके लिए भी इंतजार करिए, वो जैसे जैसे आएंगे उनसे भी हम रूबरू आपको कराएंगे। पहला सवाल नरेंद्र गुप्ता साहब। नरेंद्र गुप्ता साहब, माहौल बन रहा है, मोदी की लहर मानी जा रही है, कह रहा है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, ये दावे ठोके जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। लेकिन हम फरीदाबाद पर, आज आप भी एक उद्योगपति हैं, फरीदाबाद के मसले पर हम चर्चा करना चाहते हैं। क्यों पिछड़ गया औद्योगिक क्षेत्र के अंदर फरीदाबाद? जोगिंदर जी, आज बड़ा सौभाग्य है कि आपने इस बल्लड़ के जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसकी सुध ली है इंडिया न्यूज़ ने। मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूं और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मोदी जी की लहर है वो एकदम पैदा नहीं हुई है, उसके पीछे कारण है पूरी देश की जनता कांग्रेस के कुशासन से बहुत परेशान थी। उसका जो हमारे चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें उन्होंने अपना मन बनाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने गुजरात में शासन दिया था
उसको देखते हुए, गुड गवर्नेंस को देखते हुए, उनकी शासन प्रणाली को देखते हुए एक बहुत अच्छा जन मत दिया और भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई। उसी तरह जिस तरह हरियाणा की जनता ने केंद्र की सरकार बनाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में मोहर लगाई है, उसी तरह इंतजार कर रही है कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हों, निश्चित रूप से हरियाणा की जनता विधानसभा के चुनावों में भी उसी तरह से अपना मत देगी और हमें सत्ता में लाएगी, जिससे कि जितनी राजनीतिक पहलू हुआ। लेकिन मैं औद्योगिक धंधों की बात कर रहा हूँ फरीदाबाद की, क्योंकि आपको भी पता है एशिया का हब हुआ करता था कि टॉप पर रहता था फरीदाबाद, लेकिन आज कहाँ है? जयप्रकाश जी, जो मैं अभी बता रहा था उसी से मिलता हुआ प्रश्न ये है कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, गवर्नेंस के नाम पे जो गुड गवर्नेंस मोदी जी का नारा है, मैं कहता हूँ बैड गवर्नेंस कहने में भी हमें शर्म आती है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बयान था, उन्हें कहना पड़ा कि मेरा अधिकारियों पर पूरे तरह से कंट्रोल है, पर मैं निश्चित रूप से आप सबके सामने, मेरे उद्योगपति भाई बैठे हैं, बल्लौर की जनता यहाँ बैठी है, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी अधिकारी पे किसी सरकार का कोई अंकुश नहीं है, प्रशासन निरंकुश होकर काम कर रहा है। मैं आपको ऐसे उदाहरण 2-4 देना चाहता हूं कि जो इस कांग्रेस की सरकार 10 साल में जो हमारी जनता ने भोगा है, आप समझ सकते हैं। मैं बल्लौर से बात करता हूं, अभी आप आईएमटी की बात कर रहे थे। 2009 के जब लोकसभा के रिजल्ट आए थे, मेरा अपना मन एक इंडस्ट्री लगाने का था, तो मैं निश्चित रूप से किसी के साथ HICDC के लोगों से मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अंदर हमारे इस IMT में काम शुरू हो जाएगा। और आप ये देख ले, 2014 के चुनाव आ चुके हैं, एक भी इंडस्ट्री अभी फ्लोर पे नहीं आई है। जब तक कोई टाइम बाउंड नहीं होगा, आप मन बनाएं कोई काम करने का और वो समय सीमा में होगा। आपको लगता है कि सरकार की नीतियां गलत हैं और उसी की वजह से फरीदाबाद सरकार की कोई नीति नहीं है, उनकी तो एक ही नीति है कि अपना जेब भरना है। मैं निश्चित रूप से सबके सामने ओपन मन से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हैं, भ्रष्टाचार की जो हालत है, कोई नंबर 1 हरियाणा का जो नारा वो देते हैं। आप इस फैक्ट्री तक आए हैं, इस इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 4 में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हरियाणा जो फरीदाबाद जिला पूरे हरियाणा को 40 से 50% तक रेवेन्यू देता है, क्षेत्रवाद का शिकार है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हमारी सरकार विकास करती रही है, वो आप देख सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और मेरे सारे इंडस्ट्रीज भाई बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि 2-2 फुट के गड्ढे में हर पहलू पर बात करूंगा। मैं NLO उम्मीदवार ललित बंसल साहब से बात कर लेता हूं, वो पेशे से व्यापारी भी रहे और उनसे भी जानूंगा कि आखिरकार क्यों फरीदाबाद पिछड़ गया है। ये तमाम बातों पर मैं बात करूंगा। और क्योंकि मैंने जिस तरह जिक्र किया आप लोगों से कि 60% रेवेन्यू जाता था पूरे हरियाणा को फरीदाबाद से, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, गुड़गांव आगे निकल गया। बंसल साहब, फरीदाबाद की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र क्यों पिछड़ गया, क्यों व्यापारी वर्ग पीछे रह गया, इसकी वजह आपको क्या लगती है? मेरे को तो ये लगता है भाई जी कि जो विदेशी निवेश है, विदेशी मुद्रा, हाँ, जो नहीं आया है, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ विदेशी कोई कंपनी या कोई विदेशी निवेश नहीं आया, वो एक विशेष वो रही है, इसका कारण रीजन रहा है। और जो हमारे यहाँ अफसरी राज है, जो 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, अफसरी राज है। लोगों को जगह जगह हर एक लाइसेंस लेने के लिए, मतलब एक कंपनी चलाने के लिए 50 जगह जाना पड़ता है। किसी दफ्तर में किसी हुडा के यहाँ जाएगा, कोई पॉल्यूशन के यहाँ जाएगा, कोई किसी दफ्तर में जाएगा, उनको जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, जो इस वजह से लोग परेशान होकर हरियाणा में कोई उद्योग नहीं लगा रहे। मेरे हिसाब, मेरा तो मन इस तरह कहता है। और एक भ्रष्टाचार, जिस अफसर जिस ऑफिस में भी जाता है हमारा व्यापारी भाई, उसको वहाँ पर भ्रष्टाचार से मुकाबला करना पड़ता है, उसको बिना पैसे के फाइल नहीं उठती। 10 साल में हरियाणा सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं बंसल साहब के पास आऊंगा, क्योंकि इनके पास क्या नीतियां हैं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए, और भी तमाम पहलुओं से बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ तमाम व्यापारी हैं, मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये किसी ना किसी औद्योगिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं, इनसे भी जानेंगे इनकी दिक्कतें क्या हैं, क्यों हम पिछड़ गए, फरीदाबाद क्यों पिछड़ गया है, जो एशिया का कभी टॉप हुआ करता था। सर, आपका शुभ नाम आपसे जानना चाहूंगा और किस उससे आप ताल्लुकात रखते हैं? मैं BR भाटिया, फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन में उप प्रधान हूँ। और फरीदाबाद के आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? कि मेरा सवाल है BR भाटिया साहब, जिस तरह आज जो फरीदाबाद की स्थिति है, औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, कारखाने हट रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, क्यों पिछड़ गया फरीदाबाद?
देखिए, ये हम एक तो कई मुद्दे हैं जो आपका क्वेश्चन है, ये कई मुद्दों को इकट्ठा लेकर के चलता है, एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि फरीदाबाद में कोई हमारी पिछले 20 वर्ष से ये डिमांड रही है कि फरीदाबाद में कोई एक मदर यूनिट आया जाए जिसमें यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यहाँ से बन के जाए। पहले यहाँ स्कॉट्स हुआ करती थी, लेकिन अब स्कॉट्स भी कम पड़ गई है, उसके भी प्रोडक्ट जो है वो बदल गए हैं। गुड़गांव की तरफ ज़्यादा यहाँ से इंडस्ट्री चली गई है और हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आज फरीदाबाद में कोई मदर यूनिट आए, इसकी हमें सरकार से, हम पिछले 10 साल से इसी सरकार से भी बार बार ये डिमांड करते रहे हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। वो सरकार हमें कहती है कि आप लेके आओ मदर यूनिट अगर हम लेके आ सकते हैं या हम बना सकते हैं, हम तो जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ऐसी कई समस्याएं हैं। पावर की समस्या है, अभी आप करंट की पावर की समस्या मेरे से पूछो तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट फीडर बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए लगे हुए हैं। ओपन एक्सेस के लिए देश भर की नीति अलग है, हमारे हरियाणा की नीति अलग है। 2 रुपये से नीचे यूनिट देश भर में ओपन एक्सेस में मिलता है। हमारी मेजर इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल ही पावर है, लेकिन हमें यहाँ नहीं। हमारा यहाँ ओपन एक्सेस के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी हरियाणा सरकार की, और 8 रुपये से ऊपर पावर मिल रही है, जिसमें कोई वायबिलिटी हम देश के साथ कभी भी स्पर्धा के लिए कर नहीं सकते। हम कभी भी किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए हम वाजिब नहीं रह जाते हमारे लिए। लेकिन एक दौर था, ठीक है, अब तमाम तरह की समस्याएं, बिजली आपको नहीं मिल रही है, तमाम तरह के टैक्सेस से आप परेशान हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा एक बार फरीदाबाद की वाकई में व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन पटरी पर तो आई। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियां हैं, अच्छी हैं, जेसीबी भी है, स्कॉट्स भी है, यामा भी है, और भी तमाम तरह की कंपनियां यहाँ पर हैं, और जापानी निवेशकों की बात करें तो वो भी यहाँ पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा ही पिछड़ गए। आ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आ रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं आ रहे जितनी तादाद में ये गुड़गांव, मानेसर, बावल की तरफ जा रहे हैं। फरीदाबाद की तरफ कम आ रहे हैं, बहुत रेयर आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं। ऐसा कोई आपने सुना हो कोई ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि जापानीज कंपनियां बहुत ज्यादा आई हुई हैं। हाँ, कोलैबोरेशन जापानीज कंपनीज की है, हम सब के साथ है, औरों के साथ भी है, खूब है, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं आ रही जितनी तादाद में गुड़गांव, मानेसर या देश के और जिलों में, या हरियाणा के जिलों में, या देश के और प्रदेशों में जा रहे हैं। ठीक है, और भी मैं पहलुओं पर बात करूंगा। सर, आप किससे ताल्लुकात रखते हैं, किस पेशे से ताल्लुकात रखते हैं, जरा हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं, और क्या क्या दिक्कतें हैं, अगर बुनियादी दिक्कतों की बात करें उद्योग। मेरा नाम राजकुमार बंसल है और फूड ग्रेन का काम है, आड़त का काम है अनाज मंडी में, और मैं एक व्यापारी पेशे से संबंध रखता हूँ। ठीक है, व्यापारियों को दिक्कतें क्या हैं, व्यापारियों की समस्याएं क्या हैं, और आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने व्यापारियों की तरफ इस वजह से ध्यान नहीं दिया और इसलिए व्यापारी वर्ग पिछड़ गया? व्यापारियों की मेन समस्या है टैक्सेशन की, मार्केट फीस की। हमारा पड़ोसी स्टेट दिल्ली है, दिल्ली में फूड ग्रेन फ्री टैक्स है, मार्केट फीस 1% है, और यहाँ फूड ग्रेन पर 9% टैक्स है, 5% टैक्स है, 4% मार्केट फीस है, 5 और 4 9%। धान जैसी चीज जो 4000 रुपये कुंटल बिकती है, 360 रुपये कुंटल का उस पर बर्डन पड़ता है। इसलिए यहाँ का जो किसान है वो दिल्ली जाना चाहता है, हरियाणा में माल नहीं बेचना चाहता। टैक्सों का सरलीकरण होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट फीस का सरलीकरण होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये सरलीकरण टैक्सों का नहीं होगा, जब तक जो है ये यहाँ का व्यापारी पनपेगा नहीं। ठीक है, तमाम तरह की समस्याएं, व्यापारी की आप समस्या सुन रहे हैं, उद्योगपतियों का भी जिक्र हम कर रहे हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तमाम लोगों से हम जान रहे हैं, तमाम घरानों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीदाबाद क्यों पिछड़ा। साथ ही साथ हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन पहले आपसे जानना चाहूंगा, सर आप किस पेशे से आते हैं, और अगर बात करें आपकी दिक्कतें क्या है कि फरीदाबाद क्यों पिछड़ गया पीछे? रमनीक प्रभाकर मेरा नाम है, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद का महासचिव हूँ, और जो कि हरियाणा में उद्योगों का सबसे बड़ा संगठन है। और यहाँ से इंडस्ट्री का जो प्लान हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बतला दूं कि सिडकुल में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री गई है, जहाँ पर उत्तराखंड ने बहुत ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई, और सारी इंडस्ट्री, दवाई यूनिट सारा वहाँ चले गया यहाँ से निकल कर, और जितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थे सारे वहाँ चले गए, और यहाँ की इंडस्ट्री का जो रेगुलराइजेशन होना चाहिए था वो नहीं किया गया। जो अथोराइज्ड एरिया में भी इंडस्ट्री लगी हुई है, जिस इलाके से मैं खुद आता हूँ, करीबन 1500 यूनिट अनअथोराइज्ड करके कोर्ट में हम अपना भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सरकार को गुहार लगाई और सरकार ने नहीं सुनी, और अब हम अपना कोर्ट से लड़ रहे हैं। 1500 यूनिट जो कि फरीदाबाद की रीढ़ की हड्डी हैं सारे, और सरकार ने, हम बार बार सीएम साहब से मिले, मंत्रियों से मिले, किसी ने भी सुनवाई नहीं की। और ये वो इंडस्ट्री है जो हजारों करोड़ रुपया
अपना प्रोडक्शन में देती है और हजारों रुपया सेल टैक्स और वैट के रूप में देते हैं और एक्साइज के रूप में देते हैं। करीबन 1.5 लाख मजदूर हमारी इंडस्ट्री में काम करता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ऊपर से बुलडोजर भेज देते हैं तोड़ने के लिए। तो ऐसी इंडस्ट्री पनपेगी या अपना नीचे रहेगी? हम वो सरकार चाहते हैं जो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे। इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी होती है, तभी हमारा प्रदेश चलता है, तभी टैक्स आता है, तभी रोजगार मिलता है, तभी उन्नति होती है। इस तरीके से उन्नति नहीं होती है कि बार बार इंडस्ट्री को उजाड़ा जाए और उसके ऊपर बुलडोजर लेके खड़ा किया जाए। ये इंडस्ट्री, इनकी ये नीतियां हैं जो हमेशा सरकार को फेल करके रखेंगी। ठीक है, और भी पहलुओं से जानेंगे हम, उद्योगपतियों से, तमाम लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए हैं, और भी लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते कि आखिरकार क्यों हम पिछड़ गए, क्यों औद्योगिक घर है। हमारे साथ हलो पार्टी से हैं वेद प्रकाश साहब। वेद प्रकाश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डालचंद डागर साहब रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। हालांकि हमने उम्मीद की थी कि मैडम शारदा राठौर आए, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि भेजा जाए, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से डालचंद साहब अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं पहले हलोपा से जान लेता हूं कि अगर हम बात करें आपसे वेद प्रकाश जी, तो ये स्थिति क्यों हो गई? अगर हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारी वर्ग ये पीछे पिछड़ गया। क्योंकि जो जितने मुख्यमंत्री बने ना आज तक हरियाणा प्रदेश में, उनकी एक सोच है, जैसे कि कमाता कोई है खाता कोई है। हरियाणा में जितने भी जिले हैं, सबसे ज़्यादा अगर इनकम टैक्स या सेल टैक्स जो भी है वो फरीदाबाद से या गुड़गांव से जाता है। लेकिन ये जितने मुख्यमंत्री, इनमें क्षेत्रवाद की ज़्यादा सोच है, ये अपने क्षेत्रों में विकास कराते हैं। और हमारे यहाँ से जितने लोग बनते हैं आज तक, चाहे वो MLA बनाए, मंत्री, वो भी व्यापारियों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो भी अपने बारे में सोचते हैं। जैसे अभी आपने शारदा का नाम लिया, या मान लो अभी शिवचरण पंडित जी हैं, कोई भी है, इन्होंने अपने विकास करे, व्यापारियों के सम्मान। आज व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में 2 ही लोग कमाऊ हैं, या तो किसान है, व्यापारी है। ये कमाऊ पूत हैं। हरियाणा प्रदेश की धरती के दोनों ऐसे सपूत हैं जो हरियाणा को कमा के देते हैं, लेकिन खाता कौन है? खाते वो हैं जो आवारा लोग हैं। चाहे आप चौटाला साहब की बात करें, चौटाला साहब ने फरीदाबाद को कई बार मंचों से कहा कि इसको फरौडाबाद बना दूंगा, फकीराबाद बना दूंगा। फकीराबाद बनाने का काम किया है। आज हुड्डा साहब को देख लो, हुड्डा साहब ने रोहतक तो चमका दिया, और अब फरीदाबाद की हालत देख लो क्या है। क्योंकि सब लोगों ने फरीदाबाद को उजाड़ने का काम किया। व्यापारियों का सम्मान और व्यापारियों की सुरक्षा के बारे में ये लोग नहीं सोचते। ठीक है, व्यापारियों के बारे में किसी भी दल ने सोचा नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रहेंगे डालचंद डागर साहब। डालचंद डागर साहब, क्योंकि 10 साल से तो आप ही लोग हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ से विधायक भी आप है, और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि 10 बार से आपके सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम चीजें आपकी रही, लेकिन फिर भी फरीदाबाद क्यों पिछड़ गया? देखिए, जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, और जहां तक अभी कह रहे थे हमारे भाई, अनऑथराइज कंपनियों को रेगुलर करने की बात थी, पीछे सरकार ने एक पॉलिसी निकाली थी, उसमें कई सैकड़ों कंपनियां रेगुलेशन हुई हैं, और उनके पीछे अखबार में डेवलपमेंट चार्ज भरने की भी बात आई थी। तो कांग्रेस सरकार ने हर हित में, हर बिरादरी के साथ, हर मध्यम वर्ग के साथ, व्यापारी के साथ हमेशा भला किया है। कांग्रेस सरकार हर 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है, चाहे वो गरीबों के प्लॉटों की बात हो, चाहे कल ही सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो। नहीं, व्यापारी वर्ग क्यों पिछड़ गया? इंडस्ट्री क्यों पिछड़ गई? आपको पता है कि फरीदाबाद टॉप पे हुआ करता था ना? नहीं डालचंद साहब, आप ये तो मानेंगे ना, टॉप पे हुआ करता था ना फरीदाबाद? टॉप पे हुआ करता था, लेकिन क्यों पिछड़ गया? गुड़गांव आगे निकल 2005 से पहले जो सरकारें रही, उन्होंने बिल्कुल फकीराबाद बना दिया। उसके बाद काफी व्यापारी उठाए, नई नई इंडस्ट्रीज लगी हैं, ऐसी बात नहीं है। व्यापारी वर्ग काफी राहत मिली है। अब IMT की बात कर रहे हैं, IMT भी अटका पड़ा है। नहीं, IMT में काम चल रहा है, जैसे भी आगे जो प्रोग्राम बनेंगे, IMT में प्लॉट मिल रहे हैं लोगों को, आगे इंडस्ट्री लगेंगी, सारा काम होंगे। तो आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं आपकी सरकार के काम? संतुष्ट है, और तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार तो बनेगी या ना बने, लेकिन आप बताइए ना कि यहाँ की स्थिति के लिए आपने कितना काम करवाया, ये एक बड़ा सवाल है। आप बल्लभगढ़ में देख लो, बल्लभगढ़ तक मेट्रो का आना, बदरपुर फ्लाईओवर बनना, 6 लाइन बनना, सारे सब कांग्रेस सरकार के ही तो काम है। चलिए, कांग्रेस ने काम किया ये कह रहे हैं डालचंद साहब, लेकिन वाकई में स्थिति ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद बहुत ज्यादा पिछड़ा। एक बार तो रुका क्योंकि गुड़गांव आगे निकल गया, लेकिन काम तो हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसके लिए फरीदाबाद जाना जाता था वो चीजें नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ उद्योगपति हैं, उनसे जानेंगे। सर, आप किस पेशे से ताल्लुकात रखते हैं और आपका शुभ नाम है? मेरा नाम दयाचंद यादव, मैं 10 साल काउंसिलर रहा हूँ नगर निगम फरीदाबाद में, और एक छोटी सी इंडस्ट्री भी चलाता हूँ। देखिए JP जी, बहुत सौभाग्य
की बात है कि आज इंडिया न्यूज़ ने जो फरीदाबाद का आके एक दशा के रूप में यहाँ देखी है कि हम क्यों पिछड़े हुए हैं। 70 से और 80 के दशक में एक फरीदाबाद टॉप एशिया के मानचित्रों पे टॉप हुआ करता था। कितने कारण रहे हैं उसमें, कोई भी सरकार, सारी सरकार है उसमें जो भी 70 से 80 के बीच के आज तक सरकार रही है वो सारी कहीं ना कहीं दोषी रही हैं। ना तो यहाँ सड़क दी, यहाँ इंस्पेक्टर आज इतना हावी है, कोई भी एक भी इंडस्ट्रीज वाले यहाँ बैठ रहे हैं बगैर मंथली के, चाहे लेबर मिनिस्टर हो चाहे बिजली बोर्ड से। 8 रुपये यूनिट बिजली है यहाँ, 8 रुपये से प्लस पड़ती है, कम नहीं है जहाँ ये कहा जाता है। अब उत्तराखंड की जो बात करते हैं, जब अब यहाँ साथी ने कहा कि उत्तराखंड में क्यों गए, टैक्स रिबेट वहाँ देती है, यहाँ 12% से प्लस टैक्स पड़ता है और वहाँ टैक्स रिबेट दे रही है, तो सारे प्लान करते हैं। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री हब उठाता है यहाँ, लेकिन एक भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ, अभी बात कर रहे थे एस्कॉर्ट बहुत छोटी सी रह गई है। यहाँ का बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, यहाँ कैलमेटर का बहुत प्लांट हुआ करता था, यहाँ जेसीबी अभी छोटी यहाँ बन के एक रह गई, एक जेसीबी दूसरी जगह इन्होंने लगा ली है। लेकिन यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी मदर यूनिट की तरह, वो सारी चली गई हैं यहाँ से। और यहाँ छोटे छोटे अभी जो अनऑथराइज के रूप में अभी हम बात कर रहे थे, प्रभाकर जी कह रहे थे, तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री लगी है, वर्कशॉप लगी है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हैं यहाँ कर्मचारी, वो बेचारे इसके सारे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे कई प्रदेशों से आके पूरे एशिया का आदमी यहाँ मिलेगा फरीदाबाद के अंदर, लेकिन वो इतना बेरोजगार हो रहा है, उनको कमरे तक लेने के लिए 5-6 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है सरकार की नीतियां गलत रही, जिसके जो 70 से 80 का दशक है उसके बाद जो भी सरकार आई है, एक कोई भी साथी खड़ा होकर बता दो हमने विशेषकर फरीदाबाद की यूनिट के लिए अच्छा काम किया है या फरीदाबाद के लिए कोई गारंटी अच्छी दी है। नहीं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना दयाचंद साहब कि बदलाव तो हुआ, ठीक है, गति रुकी फरीदाबाद की, लेकिन बहुत चीजें हैं, जिस तरह डालचंद साहब कह रहे हैं कि मेट्रो हम ला रहे हैं, आईएमटी लगाने की बात नहीं, आईएमटी से बदलाव तो हुआ है, फरीदाबाद उस तरफ चला है विकास की तरफ, लेकिन हम जो गति चाहते थे, जो रुकी है, वो गति मिलनी चाहिए फरीदाबाद को, जो 10 साल रफ्तार नहीं मिल पाई 10 साल में जो मिलनी चाहिए। तो और भी कुछ लोग हैं, सर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्यों फरीदाबाद पिछड़ गया, दिक्कतें क्या है व्यापारियों? मैं प्रेम खट्टर, हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान हूँ। जब से बल्लभगढ़ में ना तो व्यापारियों के लिए पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, शौचालय कहीं भी नहीं है, जिससे व्यापार, अगर जरा सी बरसात में देख लो तो पूरा बाजार ठप हो जाता है। अंबेडकर चौक में इतना पानी भर जाता है। 10 साल से विधायक को कह के लोग थक गए, जिसके कारण कुछ भी नहीं, सिर्फ बातों की ही कह देते, दिलासे के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने अब तो 4 साल में लगभग उनकी बीमारी की तबीयत ज्यादा चलती है, वो बीमार ज्यादा रहती हैं। जाके आदमी कहीं फोन कर लो उनको, कर लो कि उनकी तो तबीयत खराब है, मिलने का भी जाके समय व्यापारियों को समय नहीं मिलता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि चलो एक हमारे विधायक है, उसको आदमी समय तो मिलना चाहिए, अगर व्यापारी अपनी कोई समस्या बताता है वो भी नहीं हो पाती, जिससे जगह आदमी, हमारा व्यापार पहले से 10 साल पहले जितना था ना, उल्टा बढ़ना चाहिए, वो घटा ही है, बड़ा नहीं है जगह आदमी। ठीक है, लेकिन टैक्सों की बात आती है, आपको लग रहा है कि एक बात कही जा रही है कि जीएसटी की बात करिए आप, जीएसटी आ जाएगी तो उससे ठीक रहेगा, उद्योगपतियों को तमाम तरह का एक जीएसटी हो जाएगा तो एक फिक्स हम टैक्स दे देंगे, तो वो ठीक है आपको लगा? टैक्स वाले भी सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं। टैक्स भी जब चौटाला साहब ने वैट लगाया था, हमने उनका विरोध करा था, उन्होंने 5% लगाया था, 4%, 8.25% टैक्स देना पड़ता है, कांग्रेस ने और मारा है। और नए मीटर भी जाके चेंज कर रहे हैं, जिनका बिजली का बिल जाके आदमी 9 रुपए से ऊपर आता है, कभी भी कैलकुलेशन करके देख लो। इसलिए व्यापारियों की समस्या, इस विधायक का तो पूरा विरोध करेंगे जाके। तमाम तरह की दिक्कतें, हालांकि गर्मी थोड़ी लग रही होगी, लेकिन माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर आपको क्या लगा, बैठे रहिएगा, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं व्यापारी? मैं बिट्टू पंजाबी, चावला कॉलोनी से पंजाबी सभा का प्रधान हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब हमारे रावत जी ने कहा है कि हमारा फरीदाबाद किसी टाइम एशिया में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, तो जिसकी वजह भी उस टाइम पे कांग्रेस सरकार रही थी, चौधरी भजन लाल जी थे, उनके टाइम पे काफ़ी चमक आई थी एशिया में फरीदाबाद में। लेकिन अब मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है, मैं खुद कांग्रेसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। जो हमारी बल्लभगढ़ की विधायक है शारदा राठौर, इसके साथ इलेक्शन में हमने बहुत इसकी वो करी है, हर तरीके से हमने मदद करी है, खूब सब मेहनत करी है, जिससे से कि भाई ये एमएलए बने, कांग्रेस की सरकार है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब विकास हो। लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है इस बात को कि बल्लभगढ़ क्षेत्र तो बिल्कुल ऐसा पिछड़ा हुआ कर दिया है, जो कि हम खुद इस टाइम चलते हुए। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से भी जुड़े रहे, लेकिन आप भी तो बताइए, आप मंत्री भी रहे हैं, या तो सांसद भी रहे हैं, 10 साल से हुकूमत रही है, तो ये तमाम लोगों ने फरीदाबाद तरफ ध्यान ही नहीं दिया ना फिर तो। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ इन जनता की तरह, कि जो जनता के साथ चलेगा वही हमारे साथ। हम एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं,
हम मंत्री नहीं बने, हम मंत्री बनाया है उनको, इसी विश्वास से बनाया है कि वो लोग सबका भला करें, हमारा भी भला हो। लेकिन उन लोगों ने तो अपनी एक राजनीति को एक इंडस्ट्री टाइप से यूज करा, बिजनेस बना दिया उनको। अवैध जमीनों है, हमारे पार्क हो गए, पब्लिक प्लेस कुछ ऐसे हो गए जिन लोगों ने उनको ऐसे तरीके से बेच डाला। हमारा मटिया महल है बल्लभगढ़ में, बहुत ऐतिहासिक जगह है जिनमें लाखों रुपए उन्होंने कमाए। और भी आऊंगा जी सर, आप बताइए किस पेशे से ताल्लुक रखते हैं? मेरा नाम है, रिटायर्ड खंड शिक्षा अधिकारी हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, सिर्फ अपनी समस्याएं बता रहे हैं। भाई इसकी मूल जड़ कहाँ है, इसे देखना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य हमारे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का कि यहाँ पर कोई ऐसा दबंग, शक्तिशाली, कुशल नेतृत्व नहीं है जो सीएम को कह सके कि हमारा काम क्यों नहीं होता। मैं खंड शिक्षा अधिकारी था तो मैंने ऐसी छोटी छोटी लड़कियों को ज्वाइन कराया। कहाँ की है? सिरसा की, कहाँ की है? रोहतक की, कहाँ की है? तोशाम की। बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। हाँ, कैंडिडेट यहाँ का बेरोजगार घूम रहे हैं, सिलेक्शन वहाँ के हो रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा नेतृत्व नहीं जो हमारा सीएम बन सके, अच्छा मंत्रिमंडल में पद ले सके। आपने देखा मंत्री तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ से, तो लेकिन हिम्मत नहीं है। और या आपने देखा केंद्र सदस्य सचिव है शारदा राठौर। शारदा राठौड़ कोई, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें वो उसका नेतृत्व नहीं दिखाई देता, उसका कुशल नेतृत्व नहीं दिखाई देता, उनके अंदर साहस दिखाई नहीं देता जो ये कह सके हमारे यहाँ काम क्यों नहीं होता है, रोहतक में क्यों हो रहा है, क्यों लांछन लग रहे हैं। किसी ना किसी बात में कुछ सच्चाई जरूर होती है जो हर आदमी ये कह रहा है काम रोहतक में हो रहा है, काम झज्जर में हो रहा है, काम फरीदाबाद में नहीं हो रहा। बात प्रश्न आता है, अभी भाई कह रहे थे कि 10 साल में हो गया सब कुछ। अरे 60 साल से कांग्रेस काम कर रही है, इनने कितने कितने दिन शासन किया है। तो जैसे कहेंगे छोटी मोटी बारिश हो गई, बारिश बरस का और फिर बन जो वही शासन आ जाता है। ये कांग्रेस की जड़ी गलत रही। कांग्रेस ने ये नहीं किया भाई एक जैसा बंटवारा करें, ये लगा रहता है सेंटर को पक्षपातपूर्ण रवैया देखिए पूरा। ठीक है, मैं आऊंगा गुप्ता साहब के पास चलता हूँ। नरेंद्र गुप्ता साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह स्थिति है, उन्होंने कहा कि जड़ में जाने की जरूरत है। ये जड़ है क्या जिससे इंडस्ट्री पिछड़ गई? नहीं, मैंने भी अभी जो हमारे बंसल जी ने, सुरेश जी ने बोला है, वही बात मैं आपसे कह रहा था। क्षेत्रवाद की जो राजनीति है, जितने भी सीएम अभी तक बने हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बने। दक्षिणी हरियाणा का जो हमारा जिला फरीदाबाद है, वो हमेशा क्यों पिछड़ा रहा है, उसका मूल कारण यही है कि इंडस्ट्री हमारी बनी मैनचेस्टर। आपने भी बोला कि फरीदाबाद को मैनचेस्टर बोला जाता था। निश्चित रूप से 50% से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता था और वो दूसरे जिलों में जहाँ के भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो खर्च होता था। पर इसके पीछे बात यही है कि राजनीतिक नेतृत्व यहाँ कमजोर रहा। सिर्फ अपना राजनीति में जब तक वो चुनाव जीतने तक वो अपने राजनीति उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय बनाना चाहा राजनीति को, और जनता के लिए और क्षेत्र के लिए कुछ करने की नहीं सोची। इसलिए सीएम से कुछ लेके आए नहीं अपने जिले के लिए, और जो हमारा मैनचेस्टर था वो गिरते गिरते दूसरी तरफ डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। यानी आपको लगा कि प्रतिनिधियों ने अपनी बात दमदार तरीके से देखो, एक काम हो सकता है, या तो आप अब जनता की सेवा कर लें या अपनी सेवा कर लें। अब आपने जनता से पूछा, जनता के मन की बात आपके सामने आई है कि उन्होंने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा और वो अपने लिए लगे रहे। मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता कि जब 2000 में कोई अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी कितनी संपत्ति है, कोई उसका व्यवसाय ना होने के बाद आज उसकी अपनी आज संपत्ति क्या है, उनकी वेल्थ टैक्स रिटर्न निकलवा लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए। 2-4 में मुद्दे, मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं डरने की कोई बात नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो किसी भय से मुक्त होकर आया हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे बल्लौड़ में 6000 बच्चे जिस संस्था में पढ़ते हैं, उस संस्था ने सीएलयू कराने के लिए 3 एमएलए, तत्कालीन एमएलए जो बने थे, उनका स्वागत समारोह किया। किस लिए किया? कि वो यहाँ के विधायक बने, और साथ साथ उनके एक बात मन में थी कि वो जमीन पे कुछ दूसरा एक स्कूल या कॉलेज खोलना चाहते थे, उसके सीएलयू के लिए, कि भाई वो सीएलयू एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब जनता की है, कोई वहाँ एक आदमी मालिक नहीं है। उसके पूरे प्रयास करने के बाद 3 मिनिस्टर्स और एमएलएज को स्वागत सम्मान करने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए के 5 लाख रुपया मुझे लगता है खर्च किया होगा उसके स्वागत सम्मान में, तभी भी वो सीएलयू नहीं करा पाए। अब वो सीएलयू कैसा हुआ है वो एक जांच का विषय है। पूरी जनता बल्लौड़ की बता सकती है कि वो सीएलयू कराने के नाम पे कितना। सीएलयू का भी बड़ा इशू है, लेकिन बंसल साहब, चौटाला साहब फरीदाबाद को फकीराबाद बना गए। मैं नहीं कह रहा था, वो लोग कह रहे हैं, और ये तमाम मंचों से बात आ रही है, तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप बताएं किस तरह से बनाया फकीराबाद? वो गुड़गांव आगे चला गया, उस समय फकीराबाद बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, गुड़गांव अपनी जगह था,
बाहर से वहाँ काफी लोग आए, बाहर से भी आई हैं कंपनियां। ऐसा कुछ नहीं, फरीदाबाद को ऐसा कौन सी कंपनी गई बताओ आप बताओ। 2000 से 2004 तक कौन सी कंपनी चौटाला साहब के सामने गई? कंपनी कोई नहीं गई गुप्ता जी? नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं हमारे बंसल जी। इनको ये मानना चाहिए, अभी आए आइसर गई है, इतना बड़ा कैलकुलेटर चली गई। और सबसे बड़ा देखो, जो पूरे दुनिया को पता है कि लिबर्टी के सामने 10 फीट का गड्ढा खुदवा दिया, तो वो तो निश्चित रूप से बात है कि चौटाला जी का जो भी भुगता हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने कहीं दूसरी जगह उन्हें लगानी थी इसलिए गई है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि चौटाला साहब की वजह से गई है। बाकी इसलिए ये लोगों ने विपक्ष ने इसका बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि जो स्थिति है कि फरीदाबाद फकीराबाद बना, लेकिन कांग्रेस ने रफ्तार दी? कांग्रेस ने बिल्कुल रफ्तार दी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमेशा फरीदाबाद की भलाई के लिए सोचा है, हर वक्त के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा सीएम ना पहले कभी रहा ना रहेगा, उन्होंने इतना विकास किया है। आगे तीसरी बार हुड्डा की सरकार बनेगी और इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा मिलेगा। हर बार इस टाइम बिल्कुल खुशी है। ठीक है, मैं और भी लोगों के पास चलता हूं, क्योंकि और भी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबसे लूंगा, क्योंकि 1 घंटे का वक्त है मेरे पास, थोड़ी गर्मी पड़ रही है। जी आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री क्यों पिछड़ी और क्यों व्यापारी वर्ग फरीदाबाद का पीछे है? हरियाणा नंबर 1 जो नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है हरियाणा। इसके अलावा और हरियाणा में कुछ नहीं है, इनकी जेब भरी गई है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप बताइए। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर खराब, बिल्कुल पानी भरे रहते हैं, गड्ढे बने रहते हैं, सब गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, चलने का रास्ता नहीं। इंस्पेक्टर आते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें अपनी तो लैट्रिन बाथरूम गंदे नहीं लगते और फैक्ट्रियों के गंदे लगते हैं, और पैसे जाते ही वो सही हो जाते हैं। तो ऐसे कहाँ तरक्की करेगा? यानी आपको लग रहा है कि ठोस नीतियां नहीं है जो धरातल पर बनी तो है, लेकिन धरातल पर नहीं, धरातल पे नहीं है कोई भी फैक्ट्री। ठीक है, आप बताइए। चलिए, आपको क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री फरीदाबाद पीछे पिछड़ गया? बहुत पिछड़ गया जी। वजह क्या रही आपको? घोटाला जी, सर घोटाला। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, और भी लोगों से जान लेते हैं। सर आप बताइएगा कि फरीदाबाद की दिक्कतें बात करें कि फरीदाबाद जिस तरह टॉप पर कही जाती है, तमाम तरह की बातें कही जाती है, पिछड़ा क्यों व्यापारी वर्ग के आज हम क्यों पीछे पिछड़ गए, गुड़गांव से पीछे पिछड़ गए, जबकि हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते थे? ये सब चौटाला साहब की मेहरबानी है। 1980 में हब माना जाता था, यहाँ कोई मदर यूनिट नहीं रही है, और जब तक मतलब कोई भी विधायक या एमएलए बनते हैं तो अपना कमाई का साधन देखते हैं, जनता का कोई नहीं देखते। हाँ जी, यहाँ की पब्लिक मतलब रोजगार के लिए नोएडा गुड़गांव जाती है, यहाँ तनख्वाही नहीं मिल पाती पब्लिक को। अपना रोजगार के लिए, 2 पैसे के लिए, जीवन यापन के लिए इतना दूर जाना पड़ता है उनको। ठीक है सर, डॉक्टर दीपक सिंह लाहू सर, और बल्लभगढ़ क्षेत्र का ही निवासी हूँ। यहाँ सर क्षेत्र में 3 जो है बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, उनमें कोई जो है विकास नहीं है। किसी भी आप गली में चले जाओ, किसी भी आप मेन रोड पे चले जाओ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे टूटे हुए हैं। बुजुर्ग निकल जाएं, महिलाएं निकल जाएं, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई उनके लिए सुरक्षा की बात नहीं है। इस क्षेत्र की विधायिका खुद महिला हैं 10 साल से, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई भी काम नहीं किया है। इसके अलावा अभी भी आपने इतने जनप्रतिनिधि और उद्योगपतियों से बात की है, कहीं भी आपको कांग्रेस की तरफ तो रुख नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग अपोज कर रहे हैं, सभी लोग उनके खिलाफ हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि भाई सारे जो नेता हैं वो भी पलायन कर रहे हैं वहां से। सबसे ज्यादा पलायन जो है कांग्रेस की तरफ से है, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता जो है हमारा सही रखेगा। ठीक है सर, आप बताएंगे कि दिक्कत है। चलिए, मैं और भी कुछ लोगों से जानूंगा। आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, मैं आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ। जी, आपको क्या लग रहा है, आप जो मसला उठा भी रहे थे? मैं करप्शन के ऊपर कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल में इस कांग्रेस सरकार ने इस स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भाई साहब कह रहे थे, वर्मा जी कह रहे थे, और जो मेरे बायात को बैठे जो कह रहे थे, आदरणीय चौटाला साहब ने अपने पीरियड के अंदर 4000 एकड़ का CLU किया था। और इस भूपेंद्र, ये बताइए, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन ये एक सेकंड, उन्होंने कहा ना फरीदाबाद फकीराबाद। एक सेकंड। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल 9.5 साल के शासन में 49,000 एकड़ का CLU किया है, जबकि एक एकड़ के CLU की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा और पिछले 1 महीने के अंदर 20 दिन के अंदर दफा 4 के नोटिस 30,000 एकड़ भूमि के नोटिस दे दिए इन्होंने।
तो भ्रष्टाचार किसने किया? कांग्रेस, ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया, किसी और ने किया? भूपेंद्र हुड्डा ने तो प्रॉपर्टी डील भी की है, क्षेत्र का विकास किया है, रोहतक का विकास किया है, हरियाणा का विकास बिल्कुल नहीं किया। लेकिन एक तो बताएंगे ना कि चौटाला साहब कहते थे भैया आपने हमें वोट नहीं दिया, फकीराबाद बनेगा फरीदाबाद, ये तो मानेंगे ना? चौटाला साहब ने फकीराबाद नहीं बनाया, फरीदाबाद को फरीदाबाद ही रहने दिया। ऐसी ये उसके बारे में गलत बात अफवाहें उड़ाई गई। 2905 आदमियों को नौकरी दी गई, वो नौकरी तो दी उसने। कोई भी सीएम हो वो अपने आदमियों को नौकरी तो देगा ही देगा। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे आदमियों को नौकरी दे रहा है। रात के अंदर डोमिसाइल बन गए, रोहतक के लोगों को, झज्जर के लोगों को, सिरसा के लोगों के, उनके फरीदाबाद के डोमिसाइल बन गए और नौकरी जो है वहां के लोगों को दी गई। ये पक्षपात नहीं था और क्या है। और दूसरी बात और बता दूं, भाई डागर जी बैठे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, चेयरमैन रहे मार्केट कमेटी के। उन्होंने पंजाबी धर्मशाला में क्या स्पीच दी, सिटी पार्क में क्या स्पीच दी, जो झूठ बोलेगा उसका सत्यानाश जाएगा। मैं बीजेपी में नहीं जा रही, मैं फलानी जगह नहीं जा रही, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, हर काम। और खुद उसने माना है, मैडम शारदा ने खुद माना है कि हमारे क्षेत्र के साथ सीएम ने भेदभाव किया है। क्षेत्रवाद पर मैं बात करूंगा जी, आपको पूरी तरह से क्षेत्रवाद पर भेदभाव के लिए कई बार उन्होंने पेपरों में भी दिया है, न्यूज भी दी है, स्टेटमेंट भी दी है। और बल्लभगढ़ शहर में जरा भी कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। सीवर ओवरफ्लो है, नालियां टूटी हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से बर्बाद है। सीएम का विधायक का पूरी तरह से बल्लभगढ़ क्षेत्र से पक्षपात रहा है। वाकई में सीएम ने क्षेत्रवाद किया, ये एक बड़ा पहलू आ रहा है और इसलिए फरीदाबाद पिछड़ गया। यादव साहब आपको अगर जनता चुन देगी तो सिरसा में चला जाएगा सब कुछ। अब मैं देसी भाषा में बताऊंगा बात। ऐसा है, जो भाई साहब भी तारीफ कर रहे हैं, सब बैठे हैं। आदमी की दो जात होती है, एक जात होती है जन्म जात और एक होती है कर्म जात। जिस परिवार की बात कर रहे हैं अभी ललित साहब भी और वो भी, तब देवीलाल ने कही थी कि अगर मेरी चले तो व्यापारियों को, इन पंजाबी बनियाओं को तो वोट देने को अधिकार ही ना हो। पूछना जी कहीं ना कहीं एक बात तो ये बताओ सारे मिलके। एक चौटाला साहब ने 50 बार ये कह दी कि फरीदाबाद को फकीराबाद बना दूंगा, ये तो होगी एक बात। वो भाई साहब बैठे वो कह रहे आखिर मुद्दा ये है, समस्या तो सब बता रहे हैं, समस्या का इलाज क्या है? समस्या का इलाज ये है कि जनता ऐसे आदमी को चुने जिसको जूता बहुत महंगा हो। जितने यहाँ कैंडिडेट बैठे सबसे महंगा मेरी जूता है, पता करवा लो और रेट लगवा लो। मुख्यमंत्री आप तो जनता पे मार देंगे जूता का, तो महंगा तो जनता चुने ना बात विकास। आपका जूता इतना महंगा तो जनता को मार देंगे। आप देखो, सुनो मेरी बात सुनो। बात ये हुई है मुख्यमंत्री से विकास के करवाना है। जनता तो नेता की भगवान है, उसको चुन के भेजती है। ऐसे ही कहते हैं नेता, ऐसे ही कहते हैं जब इलेक्शन होता है। फिर किशन भगवान लायक चुन लो, मेरे क्या जाए। ठीक है, किशन जी मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए, उन्हें दे दो वोट। देखो सुनो, नेता चुनने के दो तरीका है। पहला तरीका ये है उसकी जीभ और आंख देखो, दोनों एक साथ दे रही है, सच्चा है। दूसरा ये नार्को टेस्ट करवाओ, और ये भी ना तो कारगिल पे भेजो एक साल, जो वहाँ जिंदा गवा नेता बना दो। लेकिन बड़ा सवाल है ना, जूता ही आपका इतना महंगा हो तो जनता पे पड़ेगा। मैं आऊंगा। बंसल साहब आपको लग रहा है इन साहब का अगर जूता इतना महंगा हो तो जनता पे पड़ जाएगा, फिर तो और जनता का बंटाधार होगा। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, भाई साहब ने अपने आप ही कह दिया है। ये जनता पे जूता ही बरसाएंगे और क्या करेंगे। ये तो भाई साहब ने अपने आप कही है, मैं इस बारे में क्या कहूँ आपसे। ठीक है, ढाका साहब कुछ कह रहे हैं। ठीक है, देखो जी ऐसा है, ये हमारे गोपाल कांडा पार्टी से हैं और कांडा का जो सिस्टम है, जो आचार विचार है, उसी हिसाब के कैंडिडेट के रहेंगे। है उसमें तो भाई वो तो पैसे वाला आदमी है, जूता की पहचान तो कराता है पहले से ही। तो ऐसे आदमी की पार्टी है ना जो। लेकिन डॉक्टर साहब क्षेत्रवाद का बात तो है, देखिए तमाम कांग्रेसी छोड़कर गए ना, और शारदा राठौर का भी अभी पता ही नहीं है कहाँ जा रही है, किधर जाएंगी, है ना। वो भी कह रही है कि क्षेत्रवाद। अच्छा, हमारे सब साथी मान गई है, साथ रहा करते थे, आज जो बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो बीमार देखने तक नहीं जा रहे। और तो बात क्या है? बहन शारदा राठौर पढ़ी लिखी है, क्षेत्र का विकास कराया उन्होंने, आगे भी कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगी। बीमार है ना, बता रहा हूं मैं। देखो भाई, बीमारी किसी को लग सकती है। मेरे सब साथी, हम सब शारदा के साथ रहा करते थे। मीटिंग की है कल यहाँ की माननीय, एक सेकंड, कल माननीय विधायक यहाँ उन्होंने एक मीटिंग ली है पूरे बल्लौड़ में, पूरे सभी लोग कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है। कहीं कोई बीमार नहीं है,
बड़ा दुख की बात है जयप्रकाश जी। देखिए, आप इतने गंभीर मुद्दे पे, गंभीर विषय पे आप बात कर रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि शारदा तो एक छोटा सा एक सोच की बात नहीं है, मेनली कांग्रेस के ऊपर बात करें कि कांग्रेस का जो अभी तक का इतिहास है, कोटा परमिट का इतिहास है, क्षेत्रवाद का इतिहास है। जो एक मकान में ज्यादा सेवा करता है वो उसी को उसका ठेका छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में भी उनका कोटा परमिट था, राजनीति में भी कोटा परमिट है। जो उनका कोटा ले लेता, परमिट ले लेता 5 साल के लिए, वो उसको पूरी तरह छूट दे देते हैं। डागर साहब, ये तो हुआ है ना, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए, तमाम नेता चले गए जो अब सांसद भी बन गए। वो क्यों छोड़ के गए? राविंद्र जी क्यों छोड़ के गए? क्योंकि क्षेत्रवाद रहा कि रोहतक का विकास हुआ, फरीदाबाद की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो, ऐसा है, कांग्रेस सरकार में एक बात रही है, हाई कमान जैसे मुख्यमंत्री की सीट पे चाहिए वही मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन इनको सबको एक सत्ता की भूख और लालच, कुर्सी चाहिए सीएम की, लेकिन तो हाई कमान के हाथ में है ना भाई। हाई कमान किसे चाहती है, कौन अच्छा काम कर रहा है? वीरेंद्र सिंह है, कुर्सी के लालच में गया, राज्यसभा का मंत्री बना, किसने बना? हाईकमान ने बनाया। अब शारदा राठौर की अटकल है, वो बीजेपी में जाएंगी, वो कुर्सी के लालच में ही जा रही है क्या? नहीं जा रही बीजेपी में। कोई किसी से कहीं भी मिल सकता है, मान लेंगे मिली है तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगी। बंसल साहब, क्या आपको लगा कि क्षेत्रवाद हुआ, कहीं ना कहीं अनदेखी हुई फरीदाबाद की? बिल्कुल हुआ, इसमें कोई बात थोड़ी नहीं। ये तो सारी जनता कह रही है, मैं क्या कहूँ। सारी क्षेत्र में, हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र में सब जगह और सारा हरियाणा, फरीदाबाद में कुछ नहीं आया। सारा रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इस 2 जिले में ही दे दिया गया सारा पैसा। 2 जगह सारा हरियाणा का पैसा जितना भी व्यापारी भाइयों ने इकट्ठा किया, सारा रोहतक और झज्जर में दे दिया गया। सारा वहाँ विकास कर दिया गया। हमारे यहाँ पर कुछ पैसे नहीं लगाए गए। जो आप देख रहे हो, ये शहर में सारा टूटा फूटा पड़ा है, सारा पानी भरा पड़ा है, ये जो कि ना सीवर है ना अब हमारे सुभाष कॉलोनी में सीवर लाइन डली है। वहाँ करीब मैं समझता हूँ 60,000 आदमी रह रहा है, 60,000 वोटर रह रहा है, और वहाँ पर 9 इंची के 10 इंची के पाइप डाले गए हैं जिस सीवर के, और जो कि मैं समझता हूँ कि अब तो शहर के लिए भी काफी नहीं है, जो कॉलोनी के लिए है वो सीवर कोई डालने का उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और क्या आपको लगा कि फरीदाबाद अगर पिछड़ा तो क्षेत्रवाद हुआ, कहीं ना कहीं रोहतक चला गया, जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे? मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं एक अलग ही बहस को अलग तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी, तो क्या आप फरीदाबाद को, बल्लभगढ़ को, इस जिला को आप कहां तक ले जाएंगे? इंडस्ट्रीज, मैं इंडस्ट्रीज की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट पता इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या रणनीति है, आप पर क्या रणनीति है? मैं भाटिया जी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमें जनता जो कि बिल्कुल हमें समर्थन देने वाली, विश्वास तो कांग्रेस वालों ने भी दिलाया था, चौटाला ने भी दिलाया, और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और वो देख भी आपसे पूरी जनता देख रही है कि सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 10 बजे तक और 11 बजे तक वो काम करते हैं। हम उन्हीं के सिपाही हैं, उन्हीं के अनुसरण हम करेंगे। निश्चित रूप से जो हम वायदा करेंगे और वही उनको पूरा करेंगे, और वही वायदा करेंगे जिसको हम पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से भाटिया जी को मैं उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मदर यूनिट हमारी पहली, जो हमने पहले सोचा है कि सबसे पहले एक हम बहुत बड़ी मदर यूनिट लेके आएंगे, जो 18,000 छोटी इंडस्ट्रीज हमारे फरीदाबाद में कार्यरत हैं, एसएमई सेक्टर की, उनको मेनली सप्लाई के लिए परेशानी ना होना पड़े। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आपके सामने मारुति को भगाने का काम कर लिया, वो उन्होंने गुजरात में जमीन ले ली है। एक मिली भगत के तहत मारुति में उनके मेन ऑफिसर्स को कत्ल करा दिया गया। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इतने घृणित काम उन्होंने किए कि पूरे हरियाणा की, फरीदाबाद की जो लाइफ लाइन है, गुड़गांव फरीदाबाद की मारुति, उसको बंद कराने के लिए कितना बड़ा भयंकर उन्होंने काम पिछले साल किया था कि एक जानबूझ के प्लानिंग के तहत वहां के सारे ऑफिसर्स को कत्लेआम कर दिया। और हीरो होंडा की भी वही हालत करने वाले हैं। पूरी लाइफ लाइन, हमारे पूरे जो 4 लाख पूरे कर्मचारी फरीदाबाद में भूखे मरने के कगार पहुंच जाएंगे अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई। मैं कुछ और व्यापारियों से सवाल जवाब ले लेता हूँ जी। जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है या आ जाएगी, और नरेंद्र गुप्ता जी अगर बनते हैं, कुछ भी हमारे विधायक बनते हैं, तो क्या ये हमारी इंडस्ट्री को रेगुलराइज करवा पाएंगे, जिसमें 2 लाख मजदूर काम करता है और करीबन 1500 इंडस्ट्री हमारी उसमें व्यापार कर रही है, क्या ये उसको करा पाएंगे? मैं इन सवालों के जवाब लूंगा, आऊंगा आपके पास। आपका कोई सवाल? नहीं, मैं तो सवाल ले लेता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि से कोई भी अगर सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नहीं, सवाल ये है, मैं तो डागर साहब से पूछता हूँ, कांग्रेस का विधायक जी को दोबारा आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री आपने अभी जैसे बता रहे थे,
पूरा परिवार बेरोजगार है उनका, 15 आदमी उनके परिवार में। अभी जैसे मैं भी कांग्रेसी रहा हूँ, अभी भी कांग्रेसी, मैंने त्यागपत्र नहीं दिया कांग्रेस से। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारी विधायक जी की बात अभी चली भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके घर में 15 आदमी और पूरे बेरोजगार हैं। क्या किसी परिवार शहर में रहकर के 15 बेरोजगार आदमी अपना गुजारा गाड़ियों से रहकर कर सकते हैं क्या? कि डॉक्टर साहब बताएं एक बात। मैं जवाब लूंगा, सबसे लूंगा। जी जी आप बताएं। मैं ये बताना चाहूँ कि जो आप बार बार कह रहे हैं ना उपेक्षा की बात, ये जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने संजय को पकड़ लिया था अच्छी तरह से, और फिर बंसीलाल को फुल छूटी, सेंटर की आंख बंद। आपने देखा होगा बंसीलाल के टाइम में भी यहीं से पैसा जाता था फरीदाबाद से, और इन फैक्ट्री वालों को ताली और चाबी वाले कहा करता था। वो ताली और चाबी वाले धरा जाओ, ताली और चाबी वाले धरा जाओ। इसी प्रकार से लोगों ने देख लिया आने वाले सीएम ने कि अरे असली माल तो यहीं लदा पड़ा है, सब यहीं से ले जाते रहे। इसके बाद हुड्डा साहब आए, हुड्डा ने कहा भाई बंसीलाल बात पर चलो, हुड्डा ने पकड़ लिया अपने राहुल, अब तू कुछ भी कर, तब सारा पैसा वहीं लगेगा। यहाँ कुछ नहीं होना भाई जब तक कुशल और दबंग नेतृत्व नहीं आए। भाई साहब ना भी कही थे मेरे जूता में बड़ी ताकत है, तो जनता पे मार देंगे ना फिर। भाई जूता की ताकत की कीमत नहीं है, शब्दों की कीमत है, नेतृत्व की कीमत है। खाली जूते से बात बनने वाली नहीं है। अगर जूते से बात बनती ना तो ये पहलवान है ना, जो पहलवान यही सीएम बन जाते सब। ठीक है बिल्कुल। और मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल मेरे सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रवाद की नीति पे है। मेरे को ये समझ नहीं आता, जो सरकारी नौकरी होती है वो योग्यता के आधार पे होती है, हमारे नेताओं के हाथ में होती है। जो योग्य व्यक्ति है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्षेत्र के आधार पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और ये सवाल सभी के जहन में आना चाहिए कि जो नौकरी है वो नेताओं के हाथ में कैसे होती है, ये तो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो आप नौकरी के लिए नेताओं को टारगेट क्यों करते हो? नेताओं की पावर खत्म करनी चाहिए कि जो वो अपने मनचाहे लोगों को नौकरी पे लगाते हैं। नौकरी केवल योग्यता और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। किसी व्यापारी का कोई और सवाल जवाब? जी जी बताए। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में एक बड़ा मसला हो जाता है आईएमटी में 5 गांवों की जमीन गई थी। तो यहाँ पे आम आदमी अगर एक जमीन बेचना भी चाहे तो 20,000 रुपये गज के हिसाब से आम बिक जाती है, क्योंकि दिल्ली है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है। यहाँ पे जमीन को लिया गया 24 लाख रुपए में एकड़। बगौला पिरथला जो जंगल पड़े जहाँ आदमी रहने को तैयार नहीं है, वहाँ 1 करोड़ 20 लाख का मुआवजा। ये क्षेत्रवाद का नहीं था, ये नहीं था मुद्दा भाई वहाँ पे तो दे दिया 1 करोड़ 20 लाख का मुआवजा, जहाँ पे धरना नहीं कुछ नहीं। यहाँ पब्लिक मर गई, धरने दे दिए, कई महीने हो गए, 24 लाख का मुआवजा। आज तक वो किसान लड़ रहे हैं। आज वाकई में आईएमटी को लेकर एक मसला है, ये मसला है। और भी मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर जनप्रतिनिधियों उठा था, हमारे भाजपा के साथियों ने मुद्दा उठाया था कि इन्होंने सरकार में 2000 से लेकर 2004 के बीच में यहाँ से कुछ इंडस्ट्री प्लान कर गई थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के साथियों से, क्या वो सरकार में मंत्री नहीं थे, साझीदार नहीं थे? क्या इसके लिए सिर्फ इन्होंने जिम्मेदार है या भाजपा भी उसमें बराबर की भागीदार है? एक अच्छा सवाल है कि वाकई में, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। चलिए और किसी का सवाल मैं लौटूंगा फिर से, आप बताइएगा, ये आपसे जवाब लेंगे। पहले सबसे पहले मैं प्रभाकर जी का जो क्वेश्चन था वो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, पूरे हरियाणा को, मेनली इंडस्ट्रीज को तो पता है कि अभी जाते जाते माननीय भूपेंद्र हुड्डा ने एस्कॉर्ट्स फैक्ट्री तक जो लाइफ लाइन है यहाँ की, उसका मिक्स लैंड यूज अभी चेंज किया है। जो इंडस्ट्रियल वो फैक्ट्री है उसका अभी एक मंत्रिमंडल की बैठक में करके डीएलएफ से लेके ईस्टर्न साइड के सारे एरिया को बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है मिक्स लैंड यूज। वो उसमें इंडस्ट्री के साथ साथ आप रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सारा यूज हो सकता है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है डीएलएफ के साथ मिलके। तो मेरा भाई कहने का ये है कि वो छोटी इंडस्ट्री तो बूढ़ा को समझ नजर नहीं आई, जो इंडस्ट्री के छोटे छोटे टुकड़े लग के जहाँ प्रैक्टिकली काम हो रहा है, और जो इंडस्ट्री आज चल रही है जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनको रोजी रोटी मिल रही है, उसके लिए मिक्स लैंड यूज का अपने मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास कर दिया। तो प्रभाकर जी, हम निश्चित रूप से जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, कानूनी रूप से अगर फिजिबल होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई अगर रूलिंग ऐसी नेगेटिव नहीं देती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहली हमारी कोशिश ये रहेगी कि निश्चित रूप से उनको रोजगार मिले और उनको हम रेगुलाइज कराएं। ये निश्चित हमने जो भी वायदे किए हैं उनको हम बिल्कुल पूरा। अगर चौटाला ने फकीराबाद बनाया, गठबंधन की सरकार 2004 में अगर चौटाला जी बहुत अच्छा काम करते तो हम गठबंधन को तोड़ते क्यों? चौटाला जी की स्थिति तो मैं आपको बता दूं, 2000 में ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आए थे, डीसी और एसपी 100 फीट रोड पे खड़े थे, उनको जाना था, वहाँ कार्यक्रम का दूसरी जगह चेंज हो गया था, तो वो डीसी और एसपी उनके साथ मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने डीसी आनंद मोहन सरन थे, मैंने कहा डी साहब यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं है, मोहना रोड पे कार्यक्रम है, इनको बता दो मोहना रोड पे चले जाएं। वो तो प्रत्यक्ष है, किसी डीसी की और एसपी की दोनों को हिम्मत नहीं हुई कि चौटाला साहब को जाके ये कह दें
फिर मैं ही चौटाला साहब के साथ गया कि जी ये मोहना रोड पे कार्यक्रम है, ऑफिस मोहना रोड का पहले हवन है, वहां जाइए। तो इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी डागर साहब एक बड़ा पहलू है, क्योंकि कांग्रेस पर ही सवाल जवाब उठेंगे, क्योंकि नहर पार इलाकों के जिस तरह उन शख्स ने सवाल भी उठाया कि आज वो धरना प्रदर्शन IMT को जब ली और जमीन एक्वायर की गई तो वहां ऐसी स्थिति बनी कि वो मुआवजे के लिए अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह उन्होंने पलवल की तरफ की बात कही तो वहां मुआवजे की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों? देखियो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ये लोग धरने पे बैठे थे, इनकी बात ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ कि मुआवजा उठा लिया हो उसके बाद दोबारा भी फिर मुआवजा बढ़ाया हो। उसी पे 24 लाख की बात जो बता रहे हैं, ये बढ़ा करके उन्होंने 42 लाख रुपए किया था बाद में, और वो लोग मान गए थे, धरने से उठ भी गए थे। बाद में प्लॉटों की भी बात आई है उनकी, भाई हमें प्लॉट दिए जाएं हमारे रेट पे, प्लॉटों की भी बात मान ली गई। और जो बता रहे हैं पिरथले वाली बात, वो तो एक रेलवे लाइन का अलग वो था मुआवजा, वो चीज अलग थी, ये चीज IMT वाली अलग थी। लेकिन आज भी लड़ाई लड़ रहे, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? हुड्डा साहब ने पहली बार ऐसा कि जो मुआवजा उठा लिया हो फिर मुआवजा बढ़ा करके राशि दी हो, और केस डाला है ना कोर्ट में, और उससे बढ़ के मिल रहा है इनको। ठीक है यादव साहब, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह सवाल मैं आऊंगा पहले उनसे, जी मैं जवाब ले, जी आप सवाल पूछिएगा। 707 रुपए का मुआवजा मिला है, मैं चिकनगाम से हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, और 8200 रुपए में हम प्लाट दे रहे हैं। उस किले की कीमत उस प्लाट में ले लेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे भूखे मरेंगे। चौटाला साहब ने जो नौकरी दी, मेरा बच्चा योग है, उसकी तो लिस्ट में से नाम फाड़ दिया, और जो 10वीं फेल है वो मास्टर लगा दिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भाई साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कितने दिन धरना दिया, दुनिया भर के नेता भी आए, 42 लाख में एहसान कर दिया। जहाँ खारा पानी की जमीन नहीं, पैदा नहीं कुछ, वहाँ 1 करोड़ 20 लाख मुआवजा, कोई धरना नहीं, कुछ नहीं। क्यों दिया? क्यों जाट क्षेत्र है पूरा उनका एरिया, उनको टिकट मिलेगी, यहाँ से कोई टिकट ही नहीं देता। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा। यादव साहब, नहीं ऐसा नहीं है, कोई जाट वाली बात नहीं। 36 बिरादरी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने विधायक की बात मानी, विधायक ने ये मामला कराया था। ठीक है, आप फाइनल कमेंट। देखो, जूता की बात, जो अंकल जी सुनो ध्यान से, जल्दी से जो जूता की बात है ना, अब एक तरफ तो आप ये कह रहे हो दबंग MLA चाहिए, अब जोत बत्ती या धूप बत्ती बनाने वाले या जलाने वाले देख लिया आपने। जूता की परिभाषा जो मुख्यमंत्री की गुद्दी पकड़ ले, एक बात। अब लोगों ने, इतनी लड़ाई करोगे आप, मुख्यमंत्री गुद्दी पकड़ लेंगे, फिर क्या? तो फिर बाबाजी बनने में फायदा है। ठीक है बंसल साहब, जनता चुनती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी, जल्दी से बताइएगा। मिल सके और बेरोजगारों को काम रोजगार मिल सके। ठीक है गुप्ता साहब, अगर पार्टी मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? उद्योगपति है। मेरी प्राथमिकता होगी गरीब आदमी को, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, उनके लिए जो जन सुविधाएं, सड़क, पानी, सीवर और छोटे छोटे जो कार्यालयों में भ्रष्टाचार है उनसे मुक्ति दिलाना, और गुड गवर्नेंस के तहत उनके सब काम बहुत ही जल्दी से। तो आप सुन रहे थे जनप्रतिनिधियों को, ये फरीदाबाद के जनप्रतिनिधि है, बल्लभगढ़ के जनप्रतिनिधि है, तमाम उद्योगपति हमारे साथ बैठे, उनकी तमाम समस्याएं सुनी, बिजली, पानी, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, बुनियादी दिक्कतें। और हमारी कोशिश यही थी कि जनता की जो समस्याएं वो सबके सामने आए। तो चुनावी चौपाल में क्या कहता है हरियाणा में, बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे हम और कुछ मुद्दों को लेकर, हर जिले में पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के बड़े मुद्दे क्या हैं और वो क्यों पिछड़ गए वो इलाके। चुनाव चौपाल में इतना ही, नमस्कार।